की इजाजत एज पर दिस नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आगे बढ़कर ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए ड्रेस कोड बन भी जाए कि एक खातून को अपने सर पे से दुपट्टा उतारना पड़ेगा और अपने बालों को और अपने जिस्म को दिखाना पड़ेगा, जिस्म के किसी हिस्से को ड्रेस कोड के लिए किसी भी इदारे में, किसी भी तंजीम में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जाने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उस औरत के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या उस पोजीशन को कबूल करना जायज होगा। और उसकी वजह यह है कि हिजाब फर्ज है, जो जॉब वो करने जा रही है वो फर्ज नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज है। और जो चीज जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी फर्ज है, उसको अपनी जॉब या मुलाजमत की वजह से तर्क नहीं किया जा सकता। और मैं जो लिबरल्स हैं जिनको हिजाब से बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उनको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, बहुत ये नाजुक मसला है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ऐसे लोग कि जो अपने मजहब के नहीं है ना, वो फिर किसी के नहीं है। जो अपने बनाने वाले के नहीं, वो दुनिया के कैसे हो सकते हैं? जो अपने खालिक और खुदा के वफादार नहीं, वो दुनिया के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो जो इंसान या जो औरत या जो लड़की ये कहती है कि मैं हिजाब में एडजस्ट कर लूंगी, यानी मैं उतार दूंगी, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने मजहब से वफादारी नहीं की, उसने छोड़ दिया, गद्दारी की। वो गद्दार है तो फिर वो हर जगह गद्दार हो सकती है। तो ऐसों को तो इतनी अहम पोजीशन के ऊपर बिठाना भी नहीं चाहिए। सबसे मेन जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैक्टर है वो यही है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा हजरत, मुझे ये सारी गुफ्तगू सुन के और वो वीडियोस देख के, वही नहीं कई सारी वीडियोस हैं उसमें, तो ये भी है कि जितनी भी मुस्लिम जो खवातीन लड़कियां जो पास होके आई थी, उनसे अलग से ही इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे कि इस्लाम के रिलेटेड या कुछ ऐसे फैसलों के। खैर वो उनके सामने कुछ सवाल पूछने वालों की मानसिकता भी दिखा रहा था। हालांकि उन्होंने जो बाकी गैर मुस्लिम थे उनसे कोई इस तरह के सवाल नहीं पूछे। लेकिन उन लड़कियों ने जो बात कही है, खास करके वो दो लड़कियों का जिक्र आया है, उनके लिए मुझे वो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि खुदा से करे दूर जो तालीम भी फितना, इमलाक भी और जागीर भी और औलाद भी फितना। तो उन लोगों के लिए यही बात फिट बैठती है कि भाई अल्लाह से दूर हो रहे हो तो खुदा से, कौन सा ये तुम्हें एग्जैक्टली, जो तालीम खुदा से दूर करेगी वो फितना ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बास मर्तबा एक इंसान दुनिया में या हराम कारियों में मुब्तला हो जाता है अपनी फैमिली की वजह से, अपनी औलाद की वजह से। कुरान करीम ने खुद ये बात कही है कि इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। एक चीज ये जहन में रखनी चाहिए, चूंकि बात आ गई है, कि लफ्ज फितना का मतलब वो नहीं है जो उर्दू में हम लफ्ज फितना इस्तेमाल करते हैं। फितना का लफ्ज है इम्तिहान और इब्तला, कि तुम्हारा जो इम्तिहान है वो तुम्हारी औलाद, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी जागीर, तुम्हारी जायदादों के जरिए होगा कि तुम उसमें खुदा का शुक्र अदा करते हो, खुदा की मर्जी पर चलते हो या नहीं चलते। ऐसी तालीम भी एक नेमत है। हर इंसान को जो भी नेमत मिलती है, उस नेमत के जरिए अल्लाह ताला उसको आजमाता है। तो एक आदमी को अगर ये नेमत मिली है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर एक अहम पोजीशन पर फाइज हो गया, तो ये खुदा की तरफ से नेमत है। इस नेमत का जो नेमत के जरिए जो इम्तिहान है वो ये है कि उस पोजीशन के ऊपर आकर क्या वो खुदा के अहकाम पर चल रहा है या नहीं। और खुदा के अहकाम में सिर्फ यही नहीं है कि एक लड़की ने हिजाब पहन लिया और लड़के ने जो है नमाजों की, रोजों की पाबंदी की, बल्कि खुदा के अहकाम में ये भी है कि उस पोजीशन के ऊपर पहुंचकर उसने इंसाफ किस तरीके से लागू किया और करप्शन से वो कैसे बचा, मुआशरे से उसने करप्शन को किस तरीके से करप्शन से पाक किया। ये एक बड़ा मसला है। और होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो लोग जाते हैं, मर्दों या औरत, ये लोग करप्शन के अंदर अपने गले तक के डूबे रहते हैं। ये एक आम बात है। अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ये करप्शन ना होता, तो क्या करप्शन की जो लिस्ट है, करप्ट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का वो मकाम होता जो आज है? या पाकिस्तान में भी यही हशर है, बांग्लादेश में भी यही हशर है, और दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में। यानी इसका ताल्लुक सिर्फ किसी एक खास कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि ये पूरे बर्रसगीर का मसला है। कि आप बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, श्रीलंका हो कि इंडिया हो, करप्शन के अंदर सब के सब गले तक नहीं बल्कि सर तक डूबे हुए हैं। और उनको ये ख्याल नहीं है कि खुसूसन फिर मुसलमानों की भी बात करता हूं कि तुम्हारे मजहब की तो तालीम ही है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ कायम करने का और एहसान करने का। तो फिर वो इंसाफ किधर गया जब अल्लाह का हुक्म, जो बुनियादी चीजों का हुक्म है, उनमें इंसाफ बुनियादी चीज है, वो किधर गया? इसका मतलब यह हुआ कि तुम अल्लाह ताला के वफादार और उसके भेजे हुए दीन के वफादार नहीं हो। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, चूंकि ये इस एग्जाम के ताल्लुक से कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर ली जाए। हमारे साथ बसालत आदम साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनलिस्ट, और देखने वालों को, सुनने वालों को तहे दिल से सलाम। हज़रत, मैं मुकम्मल गुफ्तगू तो नहीं सुन सका आज के टॉपिक की, लेकिन जितना सुना उतना अंदाज़ा हुआ कि बात क्या हो रही है।
और जन्नो हिंदी भाई कमेंट के अंदर है, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि हम इस वक्त चले गए हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ। और आपको याद होगा, इसके लिए हम पाकिस्तान में तो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं गोरा कॉम्प्लेक्स का। जी हाँ, कि जो गोरा है और जो काम वो कर रहा है वो ठीक है। आपको याद होगा हमारी ये पॉडकास्ट हुई थी एक मुफ्ती तारिक मधु साहब के साथ, तो उसके अंदर सबूर भाई ने और कैसर अहमद राजा ने इस बात पे इजमा किया था कि इनको कोकोनट्स कहा जाए क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। उसकी वजह यह है कि इंसान के खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, लेकिन कोकोनट के अंदर सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता। तो इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। इन्होंने तरक्की याफ्ता को जो है वो हिदायत याफ्ता समझ लिया, यानी कि जिसने तरक्की की है तो उसका मतलब है वो हिदायत पर है। यानी कि आप ये मिसाल ले लेना कि ये मिसाल देते हैं कि गोरा चांद पे पहुंच गया। गोरा चांद पे कैसे पहुंचा? यानी कि वो क्या फेमिनिज्म से पहुंचा, क्या औरत के कपड़े उतारने से वो जिसने वो चांद की तरफ उसने रुख किया है, या टेक्नोलॉजी जो उसने इजाद की है? उसने इब्न रुश्द की बात मानी इसलिए पहुंचा। इमाम गजाली की मानता तो यही रहता। ये भी तो है ना बात। अच्छा, ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। सुभान अल्लाह जी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाता है ना, ये जो पहन के जो ड्रेस पहन के जाते हैं खला में, चले चांद की मिसाल नहीं लेते, खला की मिसाल ले लेते हैं, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है, हो सकता है आप डिसएग्री करें मुझ पे। हाँ बिल्कुल, मैं कहने वाला था कब पहुंचा भाई, ये किधर पहुंचा और आज तक फिर दोबारा क्यों नहीं गया? जी। अच्छा, मुझे अंदाजा हो गया था कि लास्ट टाइम जब आथर भाई भी थे स्ट्रीम पर, आपने ही अपना मुद्दा रखा था, तो मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं जो है ना झगड़ा होने वाला है, तो इससे बचा जाए। अच्छा, मजेदार बात ये मैं कह रहा था कि पब्लिक कर लीजिए। जी हाँ, मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ। एक मिनट, आप बसारत भाई अपनी बात मुकम्मल करें। जी, मैं ये कह रहा था कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, कि भाई जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि भाई सर का दुपट्टा उतार दूंगी बेशक कि अगर मुझे मतलब उतारना पड़ेगी, अगर मुझे फला जॉब चाहिए, फला डेजिग्नेशन चाहिए किसी जॉब के ऊपर। तो चांद पर पहुंचने वाले या खला में जाने वाले भी जो मतलब जो औरत बिकिनी पहन के जिंदगी में घूमती होगी, उसको भी एस्ट्रोनॉट का प्रॉपर ड्रेस पहन के जो है ना मुकम्मल कवर करके वहां जाना पड़ता है। उसके लिए भी पाबंदी है कि आप ऐसे नहीं जा सकते। तो खैर बहरहाल बातें थी, ऐड करना चाह। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप लोग थोड़ा रुक के आया करें मुस्लिम भाई, और जो हर हफ्ते आते हैं वो तो बिल्कुल ही रुक के आए, 1-2 हफ्ते का ब्रेक भी ले लिया करें। हाँ, तो आप जो है क्या नाम, आतिफ रैयान साहब क्लियर कर दें, जो हम सिर्फ मुसलमानों को लेंगे और गैर मुस्लिमों को लेंगे शुरू में, मुस्लिमों को बाद में लेंगे, और जो बार बार आ रहे हैं उनको तो आप पहली फुर्सत में साफ कर दें, वो बाद में आ जाएंगे इंशाल्लाह। यानी ब्लॉक नहीं करना है, बाद में आ जाएंगे। अच्छा, जर्नो हिंदी साहब को ले लेते हैं पहले। जी, जर्नो हिंदी साहब आप। बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू आपने की, जो कि बेशक जरूरी थी, और आपका कमेंट हमेशा ही बहुत ही जाना होता है। एक बात बस छोटी सी ऐड करनी थी मुझे जी, कि ये सारे वीडियोस देख करके ना इस बात की जरूरत महसूस होती है कि क्यों कर अकीदे पर सबसे ज्यादा जोर हमारे अकाबरीन देते हैं, और हम मदरसा एजुकेशन में खास तौर से देखते हैं कि हम अकीदे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अकीदे का एक पार्ट है कि हम कहते हैं कि राज़िक हमारा अल्लाह है, और कहीं ना कहीं रिस्क के मामले को लेकर के, अपनी सर्वाइवल को लेकर के और दीगर चीजों को लेकर के, जो रिस्क जो कि अकीदे से कनेक्ट होती है, लोग कॉम्प्रोमाइज पर उतरते हैं। और ये वीडियोस देख के हमें लगता है कि हमारे जो बेहतरीन माइंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अकीदे वाले पार्ट में शायद के थोड़ी और मजबूती होती तो कुछ और जवाब दे पाते। तो ये हमें कहीं ना कहीं पुश करता है कि हम अपनी मेहनत को मजीद बढ़ाएं, ताकि उन तमाम तर चीजों से, तमाम तर अफकार से जो कि हमारे अकीदे को कहीं ना कहीं करप्ट करते हैं, उससे हम लड़ सकें। जी हाँ, ये आपकी बात बहुत अहम है, और एक मसला इससे निकलता है, इस पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं। देखें, एक तो ये कि मुसलमानों ने एजुकेशन के ऊपर खुसूसन गुज़िश्ता 150 सालों में बहुत कम तवज्जो दी है। जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक खास बर्रे सगीर के सिनारियो में, जिसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। हमने ये समझा कि जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा नहीं है, तो वो गैरों का है, तो वो गैर उसको लीड करेंगे, वो निसाब बनाएंगे और वो किताबें छापेंगे, वही किताबें लिखेंगे, हम बस वो पढ़ा देंगे। और बल्कि पढ़ा देंगे क्या, हम उनके स्कूलों में जाकर पढ़ेंगे।
एक अरसा था, अब तो थोड़ा सा वो ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। आपको बेहतर उस वक्त समझा जाता था जब आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते थे, और तब ये समझ आता भाई ये इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो ये तो बड़ी तोप होंगे। और ये 90s से ट्रेंड शुरू हुआ और अभी तक के चल रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी है। अब मुसलमानों में आजादी के 70-75 साल के बाद, तकसीम के 75 साल के बाद कुछ ये शुरूर जागा है कि अपने स्कूल हों, और अपने स्कूलों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। अगरचे वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा, ही नहीं, वो 25 करोड़ 30 करोड़ जो इंडियन मुस्लिम है उनकी जरूरत पूरी नहीं करता। उधर पाकिस्तान में जो करोड़ों मुसलमान हैं उनकी जरूरत वो पूरी नहीं करता है। हम इन स्कूलों को इस्लामिक स्कूल नाम देते हैं या मुसलमानों का स्कूल मान लेते हैं। यही सूरत हाल अमेरिका में है बाय द वे, कि मुस्लिम स्कूल्स हैं, और मैं आज तक किसी इस्लामिक स्कूल से मैं वाकिफ नहीं हो सका, यानी आई डोंट थिंक इस्लामिक स्कूल एग्जिस्ट करता है कहीं भी। उसकी वजह यह है कि महज बच्चों के या टीचर्स के मुसलमान हो जाने से स्कूल इस्लामी नहीं होता है। स्कूल इस्लामी होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो इस्लामिक पैराडाइम के मुताबिक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। चाहे आप फिजिक्स पढ़ाएं, आप बायोलॉजी पढ़ाएं, आप साइंस पढ़ाएं, आप मैथ पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, वो इस्लामिक पैराडाइम के एतबार से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी हम एक इस्लामिक स्कूल है। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले सारे के सारे मुसलमान 100% मुस्लिम बच्चे हैं, पढ़ाने वाले 100% मुस्लिम हैं, पैराडाइम वेस्टर्न है, तो आप उसको इस्लामी स्कूल नहीं कह सकते। और जब उस स्कूल से बच्चे निकलेंगे तो बस यही होगा कि नाम के ये मुसलमान हैं, इन्होंने मुस्लिम स्कूल में पढ़ा था, थोड़ा बहुत माहौल का 5-10% असर आएगा, लेकिन जिसको कहना चाहिए इस्लामी शख्सियत, वो इस्लामी शख्सियत कभी तामीर नहीं हो सकती। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों में जाने वाले सिर्फ 2.5 से 3% तो बच्चे हैं ना, बाकी 97% बच्चे जो मुसलमान बच्चे हैं वो या तो पढ़ते नहीं या स्कूल जाते हैं। तो अब 97% बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, इसकी फिक्र कौन करेगा? अगर मुस्लिम कम्युनिटी ये समझती है कि इसकी फिक्र हुकूमत को करनी है तो ये गलत है। इसकी जिस तरीके से हम उन 3% बच्चों की फिक्र करते हैं वैसे ही हमें 97% बच्चों की भी फिक्र करनी है। और मैं एक चीज और बता दूं बिल्कुल डंके की चोट पर, और वो ये है कि अगर आज किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है स्कूलों का तो वो मदारिस है। मदारिस के अलावा किसी दूसरे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास मदरसा नहीं है और आपको स्कूल बनाना है तो आप पहले जमीन लेंगे, फिर उसके बाद आप बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद आप एक अमला रखेंगे, और आप यानी लोग ये भी समझते हैं कि भाई ये तो चूंकि दुनिया का काम हो रहा है तो इसमें तो डोनेशन देनी भी नहीं है, ये भी एक मसला है। लेकिन अगर आपके पास पहले से एकर्स में, छोटे मोटे नहीं एकर्स में बिल्डिंगें हैं मदरसों की, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर एक बिल्डिंग इस काम के लिए भी डेडिकेट करें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कौम ने आपको दिया है बनाकर, जमीनें आपको दी हैं, बिल्डिंगें आपको दी हैं। तो ये 3% के लिए नहीं, 100% बच्चों के लिए काम होना चाहिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं कि जिनके पास मदारिस के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो और हकीकतन कौम का दर्द भी उन्हीं के पास है। हम तो ये देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तारीखी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और यानी सोइयों में नहीं हजारों लाखों वहां के ग्रेजुएट्स हैं। तो अलीगढ़ का रेप्लिका दुनिया भर में क्यों नहीं बन पाया? अलीगढ़ क्यों सिर्फ अलीगढ़ तक ही महदूद हो गया कि उसके बाहर महल्ले में अलीगढ़ मौजूद नहीं है? तो ये चंद चीजें हैं जो यकीनन कुछ लोगों के लिए कड़वी होंगी, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, अच्छा जी, तो इस मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ जी। जेनेसिस जी मुफ्ती साहब, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल थे अबाउट वुमेन इन इस्लाम, तो बस वही पूछना था। आप हिंदू हैं मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ मुस्लिम बट ऑलमोस्ट ऑन अ एज टू लीव इस्लाम। आप मुस्लिम हैं और ऑलमोस्ट इस्लाम को छोड़ने वाले हैं। हाँ। अच्छा, तो ये यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे आप या नॉन प्रैक्टिसिंग? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे। तो जरा सा कुछ सवालों के 2-4 जवाब दे दें। बोलिए जी। वजू कैसे करते हैं? पहले हाथ धोते कलाइयों तक, फिर नाक में पानी चढ़ाते, फिर पहले हाथ धोते, फिर कुल्ली करते, फिर नाक में पानी चढ़ाते, फिर मुंह धोते, फिर बाल सब साफ करते हैं कान में तक लिख जाके, और फिर उसमें लास्ट में पैर धोते। चलो ठीक है जी हाँ, अब आप अपना सवाल करें।
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे मुझे ये जानना था कि व्हाट इज द स्टैंस ऑन मैरिटल रेप? व्हाट इज द स्टैंस ऑन व्हाट? मैरिटल रेप। ये क्या चीज होती है? मैरिटल रेप। मैरिटल मैरिटल क्या चीज भाई? मैरिटल 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 रेप। अच्छा, तो मैरिटल रेप क्या होता है मेरे भाई? मुझे पूछे? जी आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपने एक टर्म कोइन That की है, husband- मैरिटल जी। रेप, क्या होता है? मैरिटल रेप मतलब जो a woman in the bond of marriage, man and a woman in the bond of marriage, अगर हस्बैंड फोर्स करता है वाइफ को फॉर सेक्सुअल पर्पस, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मैरिटल रेप। मैरिटल। अच्छा, तो अगर वो फोर्स करे, ठीक है, कितना फोर्स पर रेप होगा? मे बी एनीथिंग। फिजिकली फोर्स नहीं होना चाहिए, फिजिकली नहीं होना चाहिए फोर्स। अच्छा, फिजिकली फोर्स नहीं होना चाहिए, बाकी इमोशनली फोर्स कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं सही। अच्छा, इमोशनली भी फोर्स नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश का, मान लीजिए अगर उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और औरत की ख्वाहिश नहीं हो रही है, और औरत ने सोचा कि यार ये मेरा इतना करता है, पूरी जिंदगी का साथ साथ है, अगले जन्म में भी साथ ही रहना है, इन केस मसलन वो अगर हिंदुइज्म से आता है, चलो मैं इसकी बात मान लेती हूं, तो ये तो इमोशनल अत्याचार तो हो गया ना, ये यानी वो ब्लैकमेल तो हो गई। आई एम सॉरी, वापस से रिपीट कर सकते हो आप? एक औरत से मर्द ने, यानी शौहर ने औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, औरत का दिल नहीं चाह रहा है, औरत तैयार नहीं है, मेंटली या फिजिकली वो रेडी नहीं है, लेकिन वो मर्दों के एहसान को सामने रखकर, मर्द के अपने शौहर के एहसानात को सामने रखकर के मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तो चलो मैं इसकी बात मान लेती हूं, मजबूर होकर उसने बात मान ली, तो ये फोर्स है या नहीं है? नहीं, इट्स अ कंसेंट। क्यों कंसेंट क्यों है भाई? वो तो मजबूर है, वो ये सोच रही है, होल्ड ऑन, वो ये सोच रही है कि मैंने इसकी बात आज नहीं मानी, कल ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो मजबूर है, और वो ये सोचकर कंसेंट दे रही है। तो मजबूरी का इसका मतलब ये होगा, मजबूरी के कंसेंट को आप कंसेंट मानते हैं? इस पे मेरा कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? आइडिया होना चाहिए ना। मैं पहले सोचा नहीं कभी इस पे। हाँ, तो इन स्ट्रीम्स का यही फायदा होता है कि हम वो सवाल जो है सुचवाते हैं कि जो सवाल आपके जहनों में नहीं आते, आप लोग पढ़ते हैं एक अखबार में या आपने कोई वीडियो देखी और उसके बाद आपके जहन में एक चीज बैठ गई और आप कहते हैं कि यार इस्लाम में कुछ गड़बड़ है। हम आपके जहनों के वो गोशे रोशन करते हैं जहां तक रोशनी नहीं पहुंची है। होता यह है कि मैरिटल, होल्ड ऑन, ये जो मैरिटल रेप की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इतनी लूज टर्म है कि जिसको फेमिनिस्ट औरतें जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर लें। अब मुझे एक बात बताइए, आप मैरिटल रेप को अगर दुनिया की किसी भी कोर्ट में साबित किया जा सकता है, मसलन एक औरत और मर्द इन दोनों ने आपस में कंसेंट के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, मैरिटल रिलेशनशिप कायम की, सुबह में उठकर मियां बीवी में लड़ाई हो गई, औरत चली गई कि रात को मेरा तो मैरिटल रेप हुआ है, फिजिकल नहीं हुआ, इमोशनल हुआ है, अब साबित कैसे होगा? वो तो नहीं होगा, वो प्राइवेट बात है। तो फिर ऐसे कानून का क्या फायदा कि जिसको आप साबित ही नहीं कर सकते, जिसमें न जुर्म साबित हो सकता? जैसे ही आप, यानी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं औरत की जो क्लेम है बस वही गवाही है, तो मर्द तो फंस गया। जैसे लड़ाई होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेन के पास राइट हो उसको फोर्स करने का। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जिस राइट की आप बात कर रहे हैं और जिस राइट के वायलेशन पर आप उसको रेप कहते हैं और उसकी बुनियाद पर आप उसको जुर्म कहते हैं, उसको साबित कैसे करेंगे? ये मानिए कि ये टर्म ऐसी है जो यूजलेस है, ये कानून यूजलेस है, माने इसको? नहीं, यूजलेस तो नहीं है। फिर साबित कैसे होगा? मैंने आपसे दो सवाल कर लिए, दोनों सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। पहले सवाल का जवाब कि मजबूरी का कंसेंट होता है कि नहीं, आपने कहा मैंने सोचा नहीं। दूसरा सवाल, इसको साबित कैसे करेंगे कि मैरिटल रेप हुआ है कि नहीं लास्ट नाइट, जबकि सुबह उठ के दोनों में लड़ाई हो गई? जी, ऑफ कोर्स फिजिकली तो कोई एविडेंस नहीं होगा, इमोशनल कैसे हुआ? तो अब जाहिर है कि ना तो फिजिकल एविडेंस है। अब वर्बल क्लेम, औरत का वर्बल क्लेम, जबकि रात बिल्कुल काम ठीक ठाक हुआ था, सुबह उठ के दोनों में लड़ाई हो गई, वो चली गई फैमिली कोर्ट,
या कहीं भी चली गई, बाज इलाकों के अंदर तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना, वो पुलिस ने उससे शिकायत कर दी, तो अब क्या होगा? मुझे बताइए कि क्या ये शादी, क्या ये निकाह इस तरीके से बाकी रहेगा? तो मगर फोर्स करके भी तो सही नहीं है ना मुफ्ती साहब। वो ठीक है, आई नो, आई एग्री विद यू। मुझे बताइए कि क्या ये निकाह बाकी रहेगा? अगर मैरिटल रेप के ताल्लुक से कानून बन गया, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ, मुझे बताइए कि क्या वो फैमिली बाकी रहेगी? आई डोंट नो। नहीं, यू नो, यू जस्ट नॉट रेडी टू एडमिट। एक तसव्वुर करें, आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड है? नो। ठीक है, जब आप मैरिड हो जाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि मान लीजिए अगर आपकी बीवी है, तसव्वुर इमेजिन कर ले, आपकी वाइफ आपके खिलाफ पुलिस में चली गई, आप ऐसी औरत के साथ रहेंगे? नो। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी खातून के जो झूठा केस, मसलन अपने शौहर के साथ, और इस मामले में झूठे केसेस बहुत होते हैं, झूठा केस कर दे, इमोशंस में आकर, लड़ाई हो गई, इमोशन में आकर उसने झूठा केस कर दिया, तो ऐसी फैमिली तो बाकी नहीं रह सकती। तो अब मुझे बताइए कि वो कानून के जो फैमिलियों को तोड़ देता हो, क्या वो कानून या वो टर्म जो फैमिलीज को तोड़ देती हो, क्या वो टर्म सही है? मगर ये वुमेन्स को बचा भी तो रहा है ना। आंसर टू माय क्वेश्चन, क्या वो टर्म सही है? एक बार रिपीट कीजिए। वो कानून या वो टर्मिनोलॉजी जो फैमिलीज को तोड़ने की वजह बनती हो, क्या वो टर्म या वो कानून सही है? फैमिलीज तोड़ने का कैसे मतलब? अभी तो आपने बोला कि अगर आपकी बीवी आपके खिलाफ पुलिस में चली जाएगी तो आप उसके साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही अगर मियां बीवी के दरमियान हंसी खुशी ताल्लुक कायम हुआ, सुबह उठकर बीवी चली गई लड़ाई की वजह से कोर्ट में, तो जाहिर है कि वो हस्बैंड क्यों रहेगा उसके साथ, फैमिली टूट जाएगी। और अगर उनके पास, और अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे रह लेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा? तो आपकी होल्ड ऑन, पहले हम आपसे बात कर लेते हैं ना। आपने एक टर्मिनोलॉजी, हम पहले टर्म को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसकी, पहले टर्मिनोलॉजी को डिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये जो टर्म है जो फेमिनिज्म ने आपको दी है, जो लिबरलिज्म ने आपको दी है, ये इतनी लूज टर्म है कि उसकी वजह से फैमिलीज टूट जाती हैं। तो मुझे बताएं कि क्या आपको ये पसंद है कि आपकी फैमिली टूट जाए? आपकी तो अभी फैमिली शुरू नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स की फैमिली टूट जाए, आपको पसंद है? नो। नहीं, एक आदमी फितरी तौर पर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स की फैमिली या मेरे जानने वालों में से किसी की भी फैमिली टूट जाए। लेकिन जो लिबरल लॉज हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं कि जिनसे फैमिली टूटती है। तो मुझे बताइए कि आपने उन लॉज को सुपीरियर कैसे समझ लिया कि जो आपकी फितरत के खिलाफ है? Every law can be abused. Let's talk about this law. Can this be abused more than any other law? Of course. तो वो लॉ जो डिवोर्स के केसेस में मर्द अंदर होंगे, एग्जैक्टली जो लॉ सबसे ज्यादा अब्यूज हो सकता है और होता है, वो उस लॉ को आपने सुपीरियर कैसे समझ लिया? बात यहां पर यह है। रही ये बात कि इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है, जाहिर है कि इस्लाम में जबरदस्ती का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक तो हाँ, ये अलग बात है कि जबरदस्ती की जो डेफिनेशन है वो ये, मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी बीवी को इस बात पर मारता है, भाई फिजिकल अब्यूज तो जब ही होगा ना कि वो उसको मार रहा है और मजबूर कर रहा है, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत में, ठीक है। तो लेकिन ये जो इमोशनल अब्यूज है ना, इसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते कभी भी। इसको डिफाइन करके बता दे कोई। मैंने आपको दो सिनारियो दिए, मिसाल के तौर पर एक औरत ये सोचती है कि यार मैं अगर इसकी बात नहीं मानूंगी कल कोई मेरी बात नहीं मानेगा, तो इमोशनली तो अब्यूज हो गई वो। आप इसको कंसेंट करें, लेकिन वो तो मजबूरी का कंसेंट है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। Yeah, but she agree with that. Maybe नहीं, बाय फोर्स एग्री हुई, भाई बाय फोर्स एग्री हुई ना। मिसाल के तौर पर मैं आपके पति के ऊपर गन रखूं और ये कहूं कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो, तो आप तो बाय फोर्स एग्री हो गए और लोग ये कहें कि भाई कंसेंट से तलाक दी है, हो गई। या अगर मैं आपको आपकी कनपटी पर गन रखूं और कोई भी आपसे काम करवा लूं, तो पकड़ा तो मैं जाऊंगा, हालांकि आप तो मजबूर हैं, लेकिन अगर आपकी इस लॉजिक को मान लिया जाए तो आप फिर पकड़े जाएंगे, मैं नहीं। ओके जी, तो आपकी इस टर्म को हमने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया और यह साबित हुआ कि यह टर्म निहायत वाहियात किस्म की टर्म है। इसका कोई एक मुहज्जब मुआशरे के अंदर वजूद नहीं होना चाहिए।
ये फेमिनिज्म और उस फेमिनिज्म की का पेश करदा प्रपोजल है, उसका ये एक आइडिया है कि जो फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। ये याद रखिएगा कि फेमिनिज्म इज एंटी फैमिली। आप एक फैमिली से आते हैं और आपने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप सेपरेट हो जाएं, लेकिन अगर आप एक फेमिनिस्ट से पूछेंगे ना तो वो कहेगी कि अगर एक औरत नहीं चाहती तो उसको बिल्कुल मर्द नहीं चाहता तो फैमिली का कोई मतलब ही नहीं है। फैमिली से मुआशरे नहीं चला करते। फैमिलीज जो है वो मर्द और औरत की आजादी को लिमिट कर देती हैं। फेमिनिज्म का पूरा आइडिया फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। और मुझे अफसोस होता है अपने नौजवानों के ऊपर कि वो सोशल मीडिया या मूवी इंडस्ट्री की वजह से फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड होते हैं और अपने मजहब में शक करने लगते हैं, जबकि 10 मिनट के अंदर आपको फेमिनिज्म का जो फंडामेंटल जो फ्लॉ है वो पता चल गया। तो मगर गलत भी तो नहीं है ना ये लॉ? अगर सच में तो भाई फिर गलत वुमेन अब्यूज हुई होती तो फिर गलत, अगर सच में वुमेन अब्यूज हुई होगी तो मुझे बताइए कि वो गलत फिर किसको कहते हैं? क्या गलत? गलत लॉ को फिर गलत कब कहा जाएगा? जब आप उस लॉ को इस्तेमाल करके मर्द को कभी साबित ही नहीं कर सकते, औरत का बरहक होना साबित ही नहीं कर सकते, तो फिर उस लॉ को गलत कब, यानी फिर वो लॉ सही कब होगा? वो तो गलत ही होगा ना। मर्द को तो आप कभी भी सही मानों में मुजरिम साबित ही नहीं कर सकते, औरत को कभी आप झूठा साबित नहीं कर सकते। या बट मैंने कहा ना एवरी लॉ कैन बी अब्यूज्ड। ये भी लॉ अब्यूज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा दिमाग की थोड़ा सा विंडो जरा वाइड खोलें। जी जी जेनेसिस साहब, आप सेक्सिस्ट में यानी कि सेक्सिस्ट हैं या एंटी सेक्सिस्ट हैं? आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजी। अच्छा ठीक। फेमिनिस्ट लोग जो है ना वो कहते हैं कि वो लोग एंटी सेक्सिस्ट होते हैं, जो इस तरह के लॉ की बात करते हैं वो कहते हैं कि हम लोग एंटी सेक्सिस्ट हैं। पता है ये लॉ अपने आप में सबसे ज्यादा सेक्सिस्ट लॉ है। आपको समझ आ रही है? ये लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें सेक्सिज्म जो है, यानी कि ये प्री सपोज पहले ही मान लिया गया है कि औरत जो है वो इसमें सही साबित हो ही जाएगी। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी उसके सही साबित होने की सिर्फ इतनी है, उसके क्लेम के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि बस जाके बोलना है कि मेरा कंसेंट नहीं था, दैट्स इट, खत्म। वो ये ना जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का था वो, जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब मुफ्ती साहब गलत भी तो नहीं है ना ये? अरे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है। खामोश रहो। आसिम भाई, ऐसा है कि जिन लोगों को टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, हमें बात उनसे करनी पड़ती है तो हम उनको टर्म्स भी बताएं। अब ये जो आपने टर्म इस्तेमाल किए सेक्सिस्ट और नॉन सेक्सिस्ट, पहले इसको डिफाइन तो कर दे हमारे मोहतरम के लिए, इनके तो सर पे से गुजर रही है। सेक्सिस्ट होता क्या है? मुझे एक बात बताएं, और मैं अभी आसिम भाई आपसे भी चाहूंगा कि आप जरा टर्मिनोलॉजी की वजाहत कर दें, जो आपने दलील दी है उसकी वजाहत कर दें। जेनेसिस भाई जरा ये बात बताएं कि आपका जो पूरा दावा है ना वो ये कि तो गलत भी तो नहीं है ना, यानी अगर एक लॉ को 90% अब्यूज किया जा सकता हो और 10% वो कहीं सही हो तो उस लॉ को तो खत्म कर देना चाहिए, चूंकि 90% तो वो गलत है। और ऐसे ही होता है इन केसेस में। जी गो अहेड आसिम भाई। जी, हालांकि ये हमारी टर्मिनोलॉजीज नहीं है सेक्सिस्ट वगैरह की, हम लोग अपने पैराडाइम में यूज नहीं करते। ठीक है जेनेसिस भाई, ये फेमिनिस्ट ही आपको हर जगह बोलते फिरेंगे, हर मामले में जहां कुछ आप बात होगी अरे ये तो सेक्सिस्ट है, ये तो सेक्सिस्ट है। तो सेक्सिस्ट का मतलब ये होता है जेनेसिस भाई कि सेक्स के बेस पे कोई ऐसी चीज बनाना जिससे कोई एक सेक्स डिस्क्रिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सॉरी, मैं कह रहा था कि ऐसी बात है कि मर्द भी तो फिर उसका भी मैरिटल रेप हो सकता है। मतलब वो मर्द भी जाएगा कल को कि मेरा जबरदस्ती हो गया। यही तो बात है ना कि ये मर्दों के बारे में नहीं सोचेंगे, मैरिटल रेप उसका भी हो सकता है। राइट की बात कहाँ गई? ऐसे जेनेसिस भाई आपको क्या लगता है कि कवानीन में आपने ये नेसेसरी कर दिया है, लाजमी कर दिया है कि मर्द जो है वो कमा के ला के दे, और अगर वो नहीं देगा भाई उसका कंसेंट इसमें कहाँ गया? उससे पहले कंसेंट ले कि वो जो है आज का खाना खर्चा मर्द देना चाहता है। हर यानी 3 टाइम खाना होता है ना, तो हर 3 टाइम से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले वो कंसेंट देगा कि हाँ अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फिर आएगा लंच, फिर कहेगा कि मेरा अभी कंसेंट है। नाइट में कह देगा नहीं अभी मेरा कंसेंट नहीं, अभी मैं नहीं दूंगा खाना खर्चा। फिर अगले दिन कहेगा हाँ आज मेरा कंसेंट है कि मैं आज 1 टाइम दूंगा, 2 टाइम नहीं दूंगा। आसिम भाई आप खाने की बात कर रहे हैं, वो तो ये भी कह सकता है कि इस महीने का बिजली, गैस और रेंट जो है ना, घर का किराया अगर किराए पर रहता है वो तेरे जिम्मे,
मेरा मूड नहीं हो रहा इस महीने देने। मेरा कंसेप्ट